नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंचार। जनसंचार को समझने से पहले हमें संचार के स्वरूप को समझना आवश्यक है। तो आइए हम समझते हैं कि संचार किसे कहते हैं। संचार के मूल में चर धातु है। चर का अर्थ है विचरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। यह पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है या अन्य प्राणी का भी हो सकता है, या ध्वनि, चित्र, प्रकाश का भी हो सकता है। परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेश का पहुंचना। पहुंचने का तात्पर्य है संदेश भेजना और प्राप्त करना। इसके लिए दो लक्षण अनिवार्य हैं। पहला, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, और दूसरा है उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण होना। अर्थात संचार अनुभवों की साझेदारी है। तो हम समझेंगे कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए एक से दूसरी जगह पहुंचना ही संचार कहलाता है। संचार के माध्यम क्या क्या हैं जिनके द्वारा संदेश जो है वह पहुंचता है। तो संचार के माध्यम से आशय है वे उपकरण या साधन जो हमारे संदेश को पहुंचाते हैं, जैसे समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, यूट्यूब आदि। इनके द्वारा हमारे संदेश दूसरों तक पहुंचते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। अब हम समझेंगे संचार के मूल तत्व को, कि संचार के मूल तत्व क्या क्या हैं। तो संचार के मूल तत्व है 4 हैं। पहला है संचारक या स्रोत, जिसे हम स्रोत भी कहते हैं। संचारक या स्रोत अर्थात संदेश देने के बारे में सोचना, अर्थात जो संचारक होता है वह संदेश देने के बारे में सोचता है। दूसरा है संदेश का कूटीकरण। संदेश का कूटीकरण का अर्थ है एनकोडिंग, अर्थात इसे हम इंग्लिश में एनकोडिंग करेंगे। एनकोडिंग का अर्थ है भाषाबद्ध करना, अर्थात जो संदेश है उसे भाषा में बांधना, भाषाबद्ध करना। तीसरा है संदेश का कोटीकरण। संदेश का कोटीकरण को हम क्या कहेंगे, डिकोडिंग। डिकोडिंग अर्थात भाषा ग्रहण करना, अर्थात जो संचारक होता है वह जिस संदेश को भेजता है उस संदेश का कोटीकरण या डिकोडिंग अर्थात वह इस भाषा में ग्रहण करना, अर्थात संचारक की जो भाषा है उस भाषा को प्राप्तकर्ता को समझना। अब चौथा है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता क्या होता है, संदेश को समझना तथा प्रतिक्रिया करना। जो संचारक होता है वह अपने संदेश को जब भेजता है तो वह किसके पास पहुंचता है, प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है, दूसरे के पास पहुंचता है, प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है, और उसके द्वारा जो की गई प्रतिक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, फीडबैक या प्रतिक्रिया कहलाती है। अब हम इसे विस्तृत रूप से समझेंगे कि संचारक की भूमिका क्या है, कि संचारक क्या करता है। किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। 2 गुण इसके अनिवार्य हैं। पहला संदेश की स्पष्टता। एक तो संदेश की स्पष्टता होनी चाहिए, दूसरी है वह प्राप्तकर्ता के अनुकूल होना चाहिए। कूटीकरण या एनकोडिंग क्या है, तो यहाँ कूट का अर्थ समझेंगे हम पहले कि कूट क्या होता है। कूट का अर्थ होता है चिन्ह या कोड, अर्थात संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का प्रयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट या चिन्ह या कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। दूसरा है कूटवाचन या डिकोडिंग। अब यहाँ कूटवाचन या डिकोडिंग क्या है, तो कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन कहलाती है। यह जो कूटवाचन है यह बिल्कुल कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से संदेश का प्राप्तकर्ता कूट चिन्ह में बंधे संदेश को समझता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता को
कोड का वही अर्थ समझता हो जो कि संचारक समझता है। तो अर्थात इसके लिए ये आवश्यक है कि संचारक जिस संदेश को अपने कोड चिन्ह में भेजता है उसे प्राप्तकर्ता को भी समझ में आना चाहिए। इसके बाद है संदेश प्रतिक्रिया या फीडबैक क्या है और इसका महत्व क्या है। तो कूटीकृत संदेश के पहुंचने पर प्राप्त करना अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। यह अति आवश्यक होता है कि वह अपने प्रतिक्रिया प्रकट करे, क्योंकि इसी से पता चलता है कि संचारक का संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है या नहीं। तो इसे हम फीडबैक कहते हैं और ये आवश्यक होता है। जो प्रतिक्रिया होती है वह आवश्यक होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि संचारक ने जो भी संदेश भेजा है वह प्राप्तकर्ता तक ठीक से पहुंचा है या नहीं। अब शोर क्या कहलाता है। तो संचारक किसी भी प्रकार की जो संचार प्रक्रिया है इसमें किसी भी प्रकार की बाधा जब आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। यह बाधा संचारक की मानसिक अस्पष्टता, अनिच्छा को लेकर भी हो सकती है, ठीक कूटीकृत न कर पाने के कारण भी हो सकती है, गलत कूट वाचन करने पर भी हो सकती है, या किसी तकनीकी खराबी के कारण भी हो सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं संचार के विभिन्न प्रकार कि संचार के कौन कौन से प्रकार हैं। तो संचार के जो है वह 6 प्रकार का होता है। एक है सांकेतिक संचार, पहला है, दूसरा है मौखिक संचार, तीसरा है अमौखिक संचार, चौथा है अंतःवैयक्तिक संचार और 5वां है समूह संचार, 6वां है जन संचार। तो हम पहला जो संचार है सांकेतिक संचार, इसको समझते हैं। सांकेतिक संचार का क्या तात्पर्य है। तो सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, लाल बत्ती का होना, हरी बत्ती आदि जो सांकेतिक संचार है इनमें मनुष्य अपने अंगों या अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है। जो सांकेतिक संचार है इसका प्रयोग आदिम युग में यानी पुराने समय में अत्यधिक ये महत्वपूर्ण हुआ करता था। आज इसका महत्व है वह गौण हो गया है, यानी अत्यधिक अब यह प्रचलन में नहीं है। दूसरा है मौखिक संचार। मौखिक संचार क्या होता है। मुख द्वारा व्यक्त ध्वनि के माध्यम से जो संचार पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। यानी आपसी बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना आदि मौखिक संचार के ही रूप हैं। तीसरा है अमौखिक संचार। से क्या तात्पर्य है। तो मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी संचार के जो साधन हैं वे क्या कहलाते हैं, अमौखिक संचार ही कहलाते हैं। जैसे सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र, फिल्म आदि द्वारा जो संचार होता है वैसा अमौखिक संचार है। चौथा है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार किसे कहते हैं। अंतःवैयक्तिक संचार का आशय है एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना। प्रायः मनुष्य अकेला होने पर अपने से बातचीत करता है। वह संचार या स्मृति, गीत आदि के माध्यम से स्वयं पर व्यक्त करता है। ऐसा संचार वैयक्तिक संचार होता है, इसलिए इसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। जैसे डायरी लेखन जो है वह अंतःवैयक्तिक संचार है और आत्मपरक वैयक्तिक कविताएं भी अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार 2 व्यक्तियों के मध्य होता है। 2 मित्रों की बातचीत, पिता पुत्र, माँ बेटी या अन्य किसी परिचित अपरिचित से बातचीत इसी कोटि के अंतर्गत आती है। नौकरी के लिए दिया गया साक्षात्कार भी अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है। 5वां है समूह संचार। समूह संचार किसे कहते हैं। जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बातचीत करता है
या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। उदाहरणतः कक्षा में पढ़ाना या पढ़ना किसी संस्था की बैठक या चर्चा या भाषण, जलसा समूह संचार के उदाहरण हैं। समूह संचार का उद्देश्य सामूहिक संदेश होता है कि एक समूह में संदेश को पहुंचाना। इसमें कोई एक व्यक्ति भी बात करता है तो सबके लिए करता है। प्रायः सामूहिक मुद्दों पर की गई वार्ता समूह संचार के अंतर्गत आती है। छठवां है जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन। तो जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। जब से संचार की नई तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र आदि विकसित हुए हैं, तब से यह शब्द प्रयोग में लाया जाने लगा है। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। यानी हम इसमें क्या करते हैं, कोई यांत्रिक माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते हैं तो वही क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है। उदाहरणतः प्रत्यक्ष कक्षा में पढ़ाना, जब शिक्षक प्रत्यक्ष कक्षा में पढ़ा रहा होता है वह जनसंचार नहीं है, किंतु दूरदर्शन पर पढ़ाया गया जो पाठ्यक्रम है वह जनसंचार के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि जो है वह संचार के माध्यम हैं।